औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जनाब, डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आसिम अहमद आपको वेलकम करता हूँ। एक बात और जो मैं आप लोगों के साथ यहाँ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि यहाँ मैं जो आप लोगों को काम करवाऊँगा आप याद रखिएगा कि अभी चूँकि एंट्री टेस्ट में फेडरल बोर्ड का बहुत ज़्यादा चंक जो है वो आया है, फेडरल बोर्ड का बहुत ज़्यादा जो है वो पोर्शन आ गया है। तो यहाँ पर मैं आपके साथ जो काम करूँगा, मैं आपके साथ सिंध बोर्ड, फेडरल बोर्ड, पंजाब बोर्ड और जो बलूचिस्तान बोर्ड है, इन सब की किताबें मेरे पास हैं, उन सबको मिला के मैं आपसे चीज़ों की बात करूँगा। तो ये पीछे वाइट बोर्ड मैंने लगा रखा है। जैसे प्रॉपर बोर्ड टीचिंग होती है, क्लास के अंदर टीचिंग होती है, वैसे इंशाल्लाह आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो बिल्कुल इस तरीके से आपको जैसे क्लास में टीचिंग होती है वैसे टीचिंग करेंगे। शुरू करूँगा मैं आपके साथ शुरू करूँगा आज चैप्टर नंबर 2 है फर्स्ट ईयर का। और जो लोग फेडरल बोर्ड में हैं, जो लोग बलूचिस्तान बोर्ड में हैं, उनके लिए ये उनकी किताब का चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 1 उनका सेल है। और जो लोग सिंध बोर्ड और पंजाब बोर्ड की किताबों को पढ़ते हैं उनके लिए उनका चैप्टर नंबर 2 है। तो ये सिंध बोर्ड, पंजाब बोर्ड, फेडरल बोर्ड, बलूचिस्तान बोर्ड, जितने भी बच्चे हैं और उसको देख रहे हैं उन सब के लिए ये उनका चैप्टर नंबर 2 है। बेसिकली मैं आप लोगों को तैयार करना चाहता हूँ अगले साल के नेशनल एमडी कैट के लिए, ताकि इस साल जो गड़बड़ हुई है, जो प्रॉब्लम हुई है, बच्चों ने बहुत प्रॉब्लम फेस की हैं, वो प्रॉब्लम जो है बच्चे फेस ना करें। ठीक है बच्चों, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो मैं आपसे बात करूंगा किसकी? मैं आपसे बात करूंगा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की। तो आज हम लोग बात करेंगे किसकी? आज हम बात करेंगे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की। तो जितने भी हमारे बोर्ड हैं, फेडरल बोर्ड है, पंजाब बोर्ड है, सिंध बोर्ड है, केपी बोर्ड है, जितने भी हमारे बोर्ड है उन सब में ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है। तो इसको जो है हम जो है आज से जो है वो शुरू करते हैं। तो अब आइए इधर शुरू करते हैं। देखिए बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल हैं क्या? नाउ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स आर ऑल्सो नोन एज बायोमॉलिक्यूल्स। हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को बायोमॉलिक्यूल्स भी कहते हैं, सिर्फ बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये जो है सिर्फ जो है इनको हम बायोमॉलिक्यूल्स भी कहते हैं, इनको आप याद रखिएगा। ठीक हो गया? अब ये होते क्या हैं? बेसिकली बायोमॉलिक्यूल्स ये वो मॉलिक्यूल हैं जो कि बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के मॉलिक्यूल हैं, यानी वो मॉलिक्यूल हैं जिनकी बहुत ज़्यादा जो सीखते जाइए। और वो बात आपने मुझसे ये सीखनी है कि जहाँ भी हम वर्ड सुनेंगे बायोलॉजिकल, जहाँ भी आप वर्ड सुनेंगे, क्या जहाँ पर भी हम वर्ड सुनेंगे बायोलॉजिकल, इसका मतलब होता है बच्चों, इसका मतलब होता है रिलेटेड विद लाइफ। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रिलेटेड विद लाइफ। तो जहाँ भी हम वर्ड सुनेंगे बायोलॉजिकल, हम समझ जाएंगे इसका मतलब होगा रिलेटेड विद लाइफ। तो ये बात जो है आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। जैसे आप लोग सुनते हैं एक टर्म बहुत कॉमन है, बड़ी मशहूर है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, यानी वो प्रॉब्लम जिसका जिंदगी के साथ ताल्लुक है। आप सुनते हैं कि डाइजेशन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस, यानी वो प्रोसेस जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहा है। आप सुनते हैं कि मेटाबॉलिज्म इज ए बायोलॉजिकल फिनोमिनन, यानी मेटाबॉलिज्म आपको लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मिलता है, नॉन लिविंग बीइंग्स के अंदर देयर इज नो सच थिंग एज अपना क्या कहना चाहिए उसको, मेटाबॉलिज्म। तो इनको हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को हम बायोमॉलिक्यूल भी कहते हैं, और जो दूसरा नाम है वो बायोमॉलिक्यूल या बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल भी है। ठीक हो गया? अच्छा, अब इनकी जो स्टडी है ये बात भी जरा समझ लीजिए कि स्टडी ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, स्टडी ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, यानी जो बायोमॉलिक्यूल्स की स्टडी है, जो बायोमॉलिक्यूल्स की स्टडी है, इसको हम नाम देते हैं इज नोन एज, स्टडी ऑफ बायोमॉलिक्यूल इज नोन एज बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, या इसी को हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी कहते हैं। देखिए बायोकेमिस्ट्री के बारे में याद कर लीजिए। बायोकेमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, याद कर लीजिए। बायोकेमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ, इट्स ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी।
नाउ दिस इज द फंडामेंटल डिफरेंस। पढ़नी इन दोनों में आपने सेम चीजें हैं। ऐसा नहीं है कि आप बायोकेमिस्ट्री में कुछ और पढ़ते हैं और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में कुछ और पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये बात आप याद रखिएगा कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री दे बोथ आर सेम। तो डिफरेंस इज देयर, डिफरेंस तो है, फर्क तो है। एक केमिस्ट्री की ब्रांच है और एक बायोलॉजी की ब्रांच है, फर्क तो है। बट इसके अंदर जो कंटेंट हम स्टडी करेंगे वो कंटेंट जो है हमारा जो है वो सेम होगा। उस कंटेंट के अंदर कोई खास फर्क, कोई खास चेंज नहीं होगा। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। अच्छा, अब हमें पता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास जो मॉलिक्यूल होते हैं वो ऑर्गेनिक भी होते हैं और इनऑर्गेनिक भी होते हैं ना, हमें पता है ना। अब हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि हमारी दुनिया में जो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट हैं वो को 92 के लगभग है ना। तो हम यहाँ कहते हैं कि देयर आर 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स इन द वर्ल्ड। तो जो हमारी दुनिया है, हमारी जो वर्ल्ड है, इसमें 92 के करीब नेचुरली अकरिंग जो है वो एलिमेंट्स मौजूद है, 92 के करीब, ठीक है। उस 92 में से सिर्फ 25 to 26 ऐसे हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं और बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं होते। आउट ऑफ 92 ओनली 25 आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो उनमें से सिर्फ और सिर्फ जो 25 हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं, सिर्फ 25। और ये जो 25 होते हैं इनको हम बायो एलिमेंट्स कह देते हैं, ठीक हो गया। चलिए अकरिंग कितने हैं हमारे पास? 92। इस 92 में से लिविंग ऑर्गेनिज्म में कितने हैं? सिर्फ और सिर्फ 25। तो ये जो 25 हैं, इन 25 को, इस 25 को हम नाम दे देते हैं किसका? हम नाम दे देते हैं किसका बेटे? बायो एलिमेंट्स का। किसका नाम दे देते हैं बच्चों? बायो एलिमेंट का नाम दे देते हैं। अब ऑब्वियस है कि ये जो बायो एलिमेंट्स हैं, इन बायो एलिमेंट में से कुछ कम होंगे और कुछ बॉडी में ज्यादा होंगे। तो इन बायो एलिमेंट को हम फर्दर 3 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। और वो 3 ग्रुप कौन कौन से हैं? उनमें से एक ग्रुप को हम कहते हैं मेजर एलिमेंट, ठीक हो गया। ये तकरीबन 99% बनाते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी का, 99%, ठीक हो गया। जो दूसरा ग्रुप है उसको कहते हैं माइनर एलिमेंट्स। याद कर लीजिए, ये लेस देन 1% बनाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का, लेस देन 1%। और जो तीसरा और जो आखिरी ग्रुप है जिसको हम कहते हैं ट्रेस एलिमेंट्स, याद कर लीजिए, ये लेस देन 0.01% बनाते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। यानी हमें सिर्फ उनके ट्रेसेस मिलते हैं, बहुत थोड़े से मिलते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। अब हम थोड़ा थोड़ा सा इन तीनों को देखते हैं और अब हम थोड़ा थोड़ा सा इन तीनों को एक्सप्लेन करते हैं कि ये क्या चीज़ है। जब हम मेजर एलिमेंट्स को देखते हैं, तो मैंने अभी भी आपको समझाया कि ये वो एलिमेंट्स हैं जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का 99% बनाते हैं। तो दे फॉर्म 99% ऑफ बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो ये किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी का 99% बनाते हैं, 99%, ठीक है। अच्छा, अब ये याद करना इंपॉर्टेंट क्यों है? ये याद करना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी जो नेशनल एमटीकेट हुआ 29 नवंबर को इसके ऊपर सवाल आया हुआ था, इसलिए आपको पता होना चाहिए। अब जो मेजर एलिमेंट्स हमारे पास हैं उनमें सबसे ज़्यादा हमारे पास होती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद वी हैव कार्बन, देन वी हैव हाइड्रोजन, देन वी हैव नाइट्रोजन, देन वी हैव फॉस्फोरस। अब ये जो 5 मेजर एलिमेंट्स हैं, ये 5 वो मेजर एलिमेंट्स हैं जिनमें कोई बहस नहीं है, कोई डिबेट नहीं है, सब इस पे एग्री कर रहे हैं। अब जब आप फेडरल बोर्ड की बुक देखेंगे तो फेडरल बोर्ड की बुक, मैं यहाँ पर लिखता हूँ ब्रैकेट में ऊपर F ताकि आपको याद रहे कि फेडरल बोर्ड की बुक यहाँ पर कंसीडर कर रही है कैल्शियम को छठे एलिमेंट के तौर पे। और जब हम देखते हैं बलूचिस्तान बोर्ड की बुक तो वो यहाँ पर सल्फर को 6th एलिमेंट जो है वो कंसीडर कर रहा है। तो पता ही चला कि हमारे पास ये जो एलिमेंट्स हैं, मेन एलिमेंट्स, इन 5 में कोई डिबेट नहीं है, इन 5 में कोई बहस नहीं है।
जो अगली हमारी आखिरी जो हमारी बहस है, फेडरल बोर्ड की बुक में उसको कैल्शियम को मान रहे हैं, वो सिंध बोर्ड अपना बलूचिस्तान बोर्ड की बुक में वो सल्फर को मान रहे हैं। एलिमेंट्स हमारे पास वो एलिमेंट्स होंगे विच आर, तो दे आर एलिमेंट्स विच फॉर्म लेस देन मास ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। पता है ये जो है ये बहुत से तरह के होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं हमारे पास? ये हमारे पास सोडियम है, ये हमारे पास क्लोरीन है, ये हमारे पास मैग्नीज है, ये हमारे पास मैग्नीशियम है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये डिफरेंट तरह के जो है हमारे पास ये हमारे माइनर एलिमेंट्स हैं। ट्रेस एलिमेंट क्या होते हैं? ट्रेस एलिमेंट वो होते हैं जो ना होने के बराबर हो, जिनकी ट्रेस हो। ट्रेस का मतलब हल्का सा जिसके निशान बाकी हो, लेस देन 0.1% ना होने के बराबर, बहुत ही थोड़े से, बहुत ही जो है कम क्वांटिटी के अंदर ही होते हैं। और ये क्या करते हैं, और ये क्या करते हैं, शाबाश, और ये क्या करते हैं बच्चों, ये रिक्वायर्ड फॉर स्पेशल फंक्शंस, ये आपको स्पेशल फंक्शंस के लिए, स्पेशल कामों के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। मिसाल के तौर पे आप बात करते हैं आयोडीन की। आयोडीन आपको क्यों चाहिए होता है? आयोडीन आपको इसलिए चाहिए होता है ताकि आपका जो थायराइड ग्लैंड है, आपका थायराइड ग्लैंड बिल्कुल सही काम करता रहे। थायराइड के अलावा हमारी बॉडी में किसी और स्ट्रक्चर को आयोडीन की ज़रूरत नहीं होती। तो इस तरीके से हम मेजर एलिमेंट्स को, माइनर एलिमेंट्स को, ट्रेस एलिमेंट्स को इस तरीके से हम जो है वो डिवाइड कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। तो अब हम ज़रा देखते हैं कि जब ये एलिमेंट आपस में मिलेंगे तो ये कौन कौन से मॉलिक्यूल बनाएंगे। व्हेन कंबाइंड टुगेदर बायो एलिमेंट्स फॉर्म मॉलिक्यूल्स, तो जब ये आपस में मिल जाते हैं तो ये आपस में मिल के मॉलिक्यूल बनाते हैं। और आपको पता है वो मॉलिक्यूल जो बायो एलिमेंट के मिलने से बनते हैं उनको हम कहते हैं बायो मॉलिक्यूल। जैसे कि अभी अभी हमने स्टडी किया थोड़ी देर पहले, और हमने बात की कि इन्हीं बायो मॉलिक्यूल्स की स्टडी को आप और मैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का या बायोकेमिस्ट्री का नाम देते हैं। अच्छा, अब आप ये बात अच्छी तरह से जानते हो कि ये जो हमारे बायो मॉलिक्यूल्स हैं ये दो तरह के हो सकते हैं। बायो मॉलिक्यूल हमारे इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और बायो मॉलिक्यूल हमारे ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। अब आपको ये बात अच्छी तरह से मालूम है कि जो इनऑर्गेनिक बायो मॉलिक्यूल हैं वो हमारे पास सिर्फ दो हैं मेन, और उनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो हमारे पास वाटर है। तो पानी से ज़्यादा अहम और पानी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट बायो मॉलिक्यूल आप और मैं जानते हैं कोई भी नहीं। तो पानी सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अहम बायो मॉलिक्यूल है। और पानी के बाद जो दूसरी चीज़ हमारे पास है वो हमारे पास है हमारे मिनरल्स। तो हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इनऑर्गेनिक वो वाटर है, और वाटर के बाद जो चीज़ हमारे पास है वो हमारी इनऑर्गेनिक जो है वो मिनरल्स है। वो क्या है बच्चों? इनऑर्गेनिक जो है मिनरल्स। उस बाद जब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की, तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल तो आप जानते हैं हमारे पास बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं। जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो हमारे पास लिपिड्स हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे पास जो हैं उनको हम कहते हैं न्यूक्लिक एसिड्स। उनको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लिक एसिड्स कहते हैं। तो ये चार तरह के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हमारे पास मौजूद हैं। अच्छा, अब हम जरा देखते हैं कि ये जब चीज़ें हमने थोड़ी बेसिक समझ ली तो उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि हमें फ़ायदा क्या होगा। ये जो बायोकेमिस्ट्री या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आप और मैं पढ़ेंगे तो हमें कोई फ़ायदा हो रहा होगा तभी तो पढ़ेंगे ना, वरना हमें क्या ज़रूरत पढ़ने की, क्या ख्याल है? तो ज़रा फ़ायदा देखते हैं पढ़ने का फ़ायदा क्या है। दूसरा, एक बात याद रखिएगा कि ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं इनको कभी कभी मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी कहा जाता है। तो ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं यहाँ लिख देता हूँ, इनको हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं, क्योंकि आमतौर पे ये बहुत बड़े साइज़ के मॉलिक्यूल्स होते हैं। आमतौर पे ये बहुत बड़े साइज़ के मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब ज़रा जल्दी से देख लेते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं। हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, क्यों पढ़ना चाहते हैं, ठीक हो गया? तो ज़रा हम इसकी बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये हमें क्या बताता है, तो इट गिव अस क्लियर अंडरस्टैंडिंग अबाउट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस ऑफ लाइफ। तो सबसे पहली जो चीज़ हमें समझनी है वो ये समझनी है मेरे बच्चों कि ये हमें जो लाइफ के हमारे जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं
उनके बारे में बहुत ज़बरदस्त जो है वो इन्फॉर्मेशन देता है। ये हमें बताता है कि हमारी ज़िंदगी में मेटाबॉलिज्म कैसे हो रहा है। ठीक है, तो एक तो ये हमें मेटाबॉलिक प्रोसेसेस ऑफ लाइफ के बारे में बताती है। अच्छा, अब देखिए, तो इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड नॉर्मल प्रोसेसेस एंड फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी। मिसाल के तौर पे आपको पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन खाने को डाइजेस्ट करती है, पता है ना आप लोग। स्मॉल इंटेस्टाइन खाने को डाइजेस्ट करती है क्योंकि उसके पास एंजाइम होता है। अब फर्ज करो कि किसी शख्स के पास एंजाइम बनना बंद हो जाए उसकी बॉडी में, क्या होगा? अगर किसी शख्स की बॉडी में एंजाइम बनना बंद हो जाएंगे तो क्या होगा? तो देखिए, अब मैंने आपको सिर्फ एक बात कही कि अगर एंजाइम नहीं होगा तो क्या होगा। अब आपको पता है एंजाइम का नॉर्मल फंक्शन क्या है, आपको पता है ना एंजाइम का नॉर्मल फंक्शन क्या है। तो जैसे आपको पता था एंजाइम का नॉर्मल फंक्शन क्या है, आपने फौरन पता चला लिया, फौरन गैस कर लिया कि अगर एंजाइम नहीं होगा तो क्या होगा, जो नॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो तबाह बर्बाद हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो ये हमें अंडरस्टैंड करवाता है नॉर्मल प्रोसेस, और जब नॉर्मल चीज़ें हमें पता होती हैं तो हमें एबनॉर्मेलिटी पता चलाने में आसानी होती है। तो ऑल्सो हेल्प अस टू अंडरस्टैंड एनी एबनॉर्मेलिटी इन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। ठीक है, उसके बाद नंबर 4, ये हमें लाइफ के बहुत सारी गुत्थियां, मिस्ट्रीज सुलझाने में हेल्प करता है। तो हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग मैनी मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ। तो ये हमें जिंदगी की बहुत सारी मिस्ट्रीज को समझने में हेल्प करता है। तुम्हें पता है जो साइंटिस्ट थे उनके लिए सबसे बड़ी मिस्ट्री क्या थी कि एक जाइगोट जो कि एक सेल होता है, एक सेल, वो एक ऑर्गेनिज्म में कैसे कन्वर्ट हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम एम्ब्रियोनिक इंडक्शन ने हल की, और एम्ब्रियोनिक इंडक्शन कहाँ स्टडी करते हैं? बायोकेमिस्ट्री में। इसी तरीके से आपको पता है कि अगर आपके पास क्या कहना चाहिए उसको, डीएनए हो, तो आप डीएनए से किसी भी शख्स का क्लोन बना सकते हैं। तो डीएनए की स्टडी कहाँ करते हैं? माइक्रोबायोलॉजी में, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। इस तरीके से आप और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है बहुत कमाल की फील्ड है। अच्छा, और इसका फ़ायदा क्या है? एक और इसका फ़ायदा क्या है जो बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा है, वो क्या बच्चों? वो ये है कि आप किसी भी नॉर्मल मॉलिक्यूल को देख के उसके जैसी चीज़ें बना सकते हो। तो इट हेल्प अस इन डेवलपिंग वेरियस नॉर्मल मॉलिक्यूल्स ऑफ बॉडी। ठीक है, आप अगला सवाल पूछेंगे कि सर ये क्या हो गया, इसी को एग्जाम्पल हमें बताएं। तो जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपको पता है बहुत सारे लोग होते हैं जिनको पार्किंसंस डिजीज हो जाती है ना, बड़ी खतरनाक बीमारी है, इट्स कॉल्ड पार्किंसंस डिजीज। उसमें उनको ट्रेमर आने लगते हैं, उनके हाथ पांव ऐसे धूलने लगते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि उनके ब्रेन में एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, उसका नाम होता है डोपामिन। डोपामिन की प्रोडक्शन बंद हो जाती है। तो आज हमें पता है कि डोपामिन का स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो हम उसके केमिकल स्ट्रक्चर को देख के उस डोपामिन जैसी एक ड्रग बना लेते हैं, इसको लीवोडोपा, और वो लीवोडोपा ब्रेन में जाकर डोपामिन में कन्वर्ट हो जाती है, और पार्किंसन के सिम्टम उससे बेहतर हो जाते हैं। पार्किंसन के सिम्टम उससे बेहतर हो जाते हैं, ख़त्म नहीं होते बट बेहतर हो जाते हैं। ये नाम मैं लिख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल लीवोडोपा फॉर पार्किंसंस डिजीज। पार्किंसंस डिजीज में जो लीवोडोपा आप इस्तेमाल करते हैं उसको काबू करने के लिए, तो आप क्या करते हो, इस तरीके से आप बहुत आसानी से किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के मॉलिक्यूल को देख के उसके मॉलिक्यूल बना सकते हो। आपको पता है आज सिंथेटिक तकरीबन सारे मॉलिक्यूल सिंथेटिक जो है वो अवेलेबल है ना। अब किसी को अगर प्रोटीन क्लॉट ना होती हो तो आज हम क्या करते हैं, क्लॉटिंग प्रोटीन उसको लगाते हैं, टीके, वो ठीक हो जाता है। आपको पता है ना वो जो इंसुलिन वाले होते हैं वो इंसुलिन के टीके लगाते हैं अपने आप को। तो वो जो इंसुलिन बनाई है वो कहाँ बनाई है, वो लेबोरेटरी में तो बनाई है, और हमें पता लगा क्योंकि हमें पता है ह्यूमन इंसुलिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसलिए। तो ये बात जो है आपको समझने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ बायोकेमिस्ट्री हमें बहुत सारी नई नई टेक्निक्स, बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजी और बहुत सारी चीज़ें जो है वो डेवलप करने में हेल्प करती है। तो इट हेल्प अस इन डेवलप वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स बेटरमेंट ऑफ लाइफ। तो बहुत सारे फायदे हैं, बात करते चले जाएंगे, टाइम खत्म हो जाएगा मगर बात खत्म नहीं होगी। तो बस आज के लिए इतना ही, आज इसको हम यहाँ पर रोकते हैं।